दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज का वीडियो होने वाला है आपका ECIL में होने वाली रिक्रूटमेंट के बारे में। ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो ECIL में ये रिक्रूटमेंट हो रही है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा, जिसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है कि बढ़ाया भी जा सकता है। जो 3 पोजीशन आपकी होने वाली है जिनके लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है, पहली आपकी टेक्निकल ऑफिसर, दूसरी आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट ए और तीसरी आपकी है जूनियर आर्टिजन। तो 3 तरह की क्या है कि आपकी पोस्ट होने वाली है। और हर एक पोस्ट के लिए मिनिमम आपके पास 1 साल का क्या है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पोस्ट को क्या है कि अप्लाई करने के लिए। तो वर्किंग एक्सपीरियंस किस एरिया में होना चाहिए वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियो में। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आइडिया दूं तो आपको अच्छी तरीके से क्या है कि समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो टेक्निकल ऑफिसर की जो आपकी पोजीशन है उसके लिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री हो और आपने फर्स्ट क्लास मिनिमम 60% के साथ पास की हो। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा हो और डिप्लोमा में भी आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स हो। लेकिन अगर आप हैं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स तो आपके लिए परसेंटेज और क्लास होकर रिड्यूस हो जाएगी। क्लास हो जाएगी आपके लिए सेकंड क्लास और मिनिमम परसेंटेज आपके लिए हो जाएगा 50%। इसके अलावा जो तीसरी पोजीशन है जूनियर आर्टिजन, उसमें किसी भी तरह का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। उसमें किसी भी तरह का परसेंटेज क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया अभी परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है कि उसमें नहीं होने वाला है। लेकिन जूनियर आर्टिजन की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI होना चाहिए। ITI किस स्ट्रीम में होना चाहिए वो आपको मैं अभी सारी डिटेल आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसी के साथ साथ जो कुछ टॉप क्लास अच्छी बातें हैं वो ये है कि पहले तो किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं है और सेकेंड ये कि सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी भी तरह का क्या है कि रिटन एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू है, कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू भी आपका क्या है कि नहीं होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो और दूं आपको हर एक जानकारी ECIL रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, इससे पहले देख लेते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शकल। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बड़ा बड़ा ब्लू से लिखा गया है, लेफ्ट साइड में क्या है लोगो दिया गया है। और जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर आप उसे पूरा भी पढ़ना चाहें तो आपको ज़्यादा समय क्या है कि नहीं लगने वाला है और सारी चीज़ों को क्या है कि इसमें डिटेल में आपका समझा रखा है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ECIL रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान के। तो टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसको 8 कैटेगरी में क्या है कि आपका डिवाइड करा गया है और हर एक कैटेगरी में क्या है कि इंजीनियरिंग डिग्री, तो पूरे टेक्निकल ऑफिसर के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, लेकिन क्या है कि हर एक कैटेगरी के लिए अलग स्ट्रीम होने वाली है। साथ साथ में वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का है, लेकिन एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या है कि आपका डिफरेंट होने वाला है। साथ साथ में हर एक कैटेगरी के लिए क्या है कि लोकेशन भी आपकी डिफरेंट होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं आपको टेक्निकल ऑफिसर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी वाइज समझाना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग डिग्री में आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स फर्स्ट क्लास आपने पास की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स तो आपके लिए परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा मिनिमम 50% और फर्स्ट क्लास से रिड्यूस हो जाएगा आपका सेकेंड क्लास। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका जानना कि टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 1 जो है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या होने वाला है। तो टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 1 में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो फुल टाइम, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री हो। परसेंटेज मैंने आपको पहले ही बता दिया तो मैं दोबारा उसे रिपीट नहीं करूंगा। और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास हो मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, साथ साथ में कंट्रोल पैनल्स या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स या फिर ट्रबल शूटिंग ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल IOs PCBs या फिर एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स, इंडिकेटर, साथ साथ में पावर सप्लाईज जैसे क्षेत्रों में क्या है आपके पास मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। अब बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 2 की। तो इसके लिए आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी फील्ड ऑफ रेडिएशन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम
सिस्टम्स या फिर ट्रबल शूटिंग ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स में। तो ये हो गया आपका की एरियाज ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। अब बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 3 की, तो इसमें आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में। तो परसेंटेज आपको पता ही है, स्ट्रीम मैंने आपको बता दी। कैटेगरी 3 के लिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास फील्ड ऑफ RF कम्युनिकेशन या फिर IT हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्किंग में या फिर टेस्टिंग में या फिर मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। तो ये आपका है क्या एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आपके हो गए। अब बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 4 की, तो कैटेगरी 4 के लिए आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये हो गई आपकी स्ट्रीम्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास फील्ड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर लाइनेक्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग में 1 साल का। अब बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 5 की, तो कैटेगरी 5 में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो ऑफ कोर्स फुल टाइम, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास तो फील्ड ऑफ मेंटेनेंस टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर नेटवर्किंग या फिर कम्युनिकेशन गैजेट्स एंड इसी के साथ साथ आपको नॉलेज हो कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये तो हो गई कैटेगरी 5। अब बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 6 की, तो इसमें आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में और यही इसमें एक स्ट्रीम अलाउ की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कैटेगरी 6 टेक्निकल ऑफिसर की। और जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर लाइनेक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क इंटरनेट सर्विसेज और आपके साथ इसी के साथ साथ आपके पास बेसिक नॉलेज हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का। तो ये हो गई कैटेगरी आपकी 6। अब बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 7 की। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो मैकेनिकल में, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रीम अलाउ की गई मैकेनिकल और इसके साथ मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी मेंटेनेंस और VSAT एंटेनास में। और जो लास्ट आपकी कैटेगरी बची है वो टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 8 आपकी इंजीनियरिंग डिग्री हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में और साथ साथ में 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपका, वो भी फील्ड ऑफ डायग्नोसिंग फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। तो ये हो गया आपका पूरा खत्म टेक्निकल ऑफिसर, मैंने आपको आठ कैटेगरी बता दी। अब बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट ए की, तो साइंटिफिक असिस्टेंट की किसी भी पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किस स्ट्रीम है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। डिप्लोमा में आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स हों। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट तो आपके पास मिनिमम 50% सेकंड क्लास हो जाएगी। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं मिनिमम 50% सेकंड क्लास, और उसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट बचे उनके लिए मिनिमम 60% मार्क्स फर्स्ट क्लास क्या है कि आपने पास किया होना चाहिए। तो इसमें भी आपकी क्या है कि कैटेगरी होने वाली है, 5 कैटेगरी आपकी होने वाली है साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए। तो साइंटिफिक असिस्टेंट ए कैटेगरी 1 है आपके पास डिप्लोमा हो फुल टाइम, वो भी इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी फील्ड ऑफ टेस्टिंग साथ साथ में मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स और साथ साथ में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये हो गए आपके एरिया ऑफ एक्सपीरियंस। अब बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट ए कैटेगरी 2 की। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। वर्क एक्सपीरियंस के एरियाज की बात करूं तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास टेस्टिंग में या फिर मेंटेनेंस ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम्स में या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। थर्ड कैटेगरी जो आपकी है साइंटिफिक असिस्टेंट ए की, उसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। 1 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास हो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स या फिर कम्युनिकेशन गैजेट्स या फिर आपका कंप्यूटर्स में। अब जो चौथी कैटेगरी है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट ए की, उसके लिए आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में। इसी के साथ साथ 1 साल का जो एक्सपीरियंस आपका चाहिए वो आपका हो फील्ड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर लाइनेक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग में। लास्ट कैटेगरी जो बची है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट ए की, उसमें आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और 1 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए आपका इन द फील्ड ऑफ diagnosing faults in electronics and telecommunication equipments। तो साइंटिफिक
असिस्टेंट ए भी आपकी ख़त्म हो गई। अब जो आपकी लास्ट जो आपकी पोस्ट बची वो आपकी है जूनियर आर्टिजन की, और इसमें भी आपकी क्या है कि 4 कैटेगरी होने वाली हैं। तो जूनियर आर्टिजन की पोस्ट के लिए आपके पास ITI होना चाहिए, किस ट्रेड में होना चाहिए आपको भी बताता हूँ। ITI की ड्यूरेशन आपकी 2 साल होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी क्या है कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होने वाला है। सिर्फ जूनियर आर्टिजन की पोस्ट जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ITI है वो भी 2 साल वाला, उसमें किसी भी तरह का परसेंटेज क्राइटेरिया आपका नहीं है। तो जूनियर आर्टिजन आपका जो पहली कैटेगरी है उसमें आपके पास ITI हो 2 साल वाला, वो भी आपका या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर रेडियो एंड टेलीविजन यानी कि टीवी में, और इसी साथ आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, वो भी फील्ड ऑफ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूमेटिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स या फिर कम्युनिकेशन गैजेट्स या फिर कंप्यूटर्स में। दूसरी जो कैटेगरी आपकी जूनियर आर्टिजन की उसमें आपके पास 2 साल वाला ITI हो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल्स में या फिर कंप्यूटर में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, और 1 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आपके पास हो इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग या फिर मेंटेनेंस ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम्स या फिर न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कम्युनिकेशन गैजेट्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में या फिर कंप्यूटर्स में। जूनियर आर्टिजन कैटेगरी 3 जो है उसमें आपके पास ITI हो ऑफकोर्स 2 ईयर वाला, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपका कंप्यूटर्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर रेडियो एंड टीवी में, और साथ साथ में 1 साल का जो एक्सपीरियंस हो आपके पास वो हो आपके पास फील्ड ऑफ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स या फिर कम्युनिकेशन गैजेट्स या फिर कंप्यूटर्स में। लास्ट जो आपका बची कैटेगरी जूनियर आर्टिजन की वो है आपकी कैटेगरी 4। आपके पास 2 साल वाला ITI हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल में, और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो आपके पास, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड मैकेनिकल फिटिंग जैसे क्या है कि क्षेत्रों में। तो ये तो बात हो गई हर एक कैटेगरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो अपर एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो आपकी है 30 सितंबर 2020 यानी कि 30/09/2020। तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपकी 30 साल है, वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट ए और जूनियर आर्टिजन के लिए आपकी एज लिमिट होने वाली है 25 साल। कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दी। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल का और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को क्या है कि 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे की बात करूँ तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए होगी 23,000 रुपये प्रति महीना, साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए होगी आपकी 19,864 रुपये यानी 19,864, और जो आपका जूनियर आर्टिजन है उसके लिए होगी 18,070 रुपये यानी 18,070 रुपीज़ पर मंथ। तो ये तो बात हो गई आपकी एज लिमिट और साथ साथ में आपकी जो आपकी कंसोलिडेटेड पे होने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि लोकेशन के हिसाब से और कैटेगरी वाइज क्या है कि कितनी क्या है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली है। तो टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 1 की हम बात करेंगे तो उसके लिए क्या क्या लोकेशन है। पहली लोकेशन है आपकी कायगा जिसमें 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एक अनरिजर्व के लिए एक OBC के लिए। दूसरी लोकेशन होगी तारापुर जिसमें 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। तीसरी लोकेशन है कोटा जिसमें कि 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, और चौथी लोकेशन आपकी हैदराबाद जिसमें 5 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए, एक आपकी SC के लिए और 2 आपकी ST के लिए। अब बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 2 की, तो उसमें क्या क्या लोकेशन है। पारादीप में आपकी 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, मैंगलोर में 1 वैकेंसी है आपकी अनरिजर्व के लिए, चेन्नई में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, कोची में 1 वैकेंसी है आपकी OBC के लिए, और टूटिकोरिन में आपकी 1 वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए। इसके अलावा आपकी JNPT मुंबई में आपकी 2 वैकेंसी है अनरिजर्व की, कांडला गुजरात में 1 वैकेंसी है EWS की, और MPT मुंबई में 1 वैकेंसी है आपकी OBC की। तो ये तो बात हो गई टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 3 में 1 वैकेंसी है आपकी मुंबई, वो भी SC कैटेगरी के लिए। कैटेगरी 4 टेक्निकल ऑफिसर में 1 ही वैकेंसी है, वो भी मुंबई में अनरिजर्व के लिए। टेक्निकल ऑफिसर आपकी कैटेगरी 5 में 1 वैकेंसी है आपकी मुंबई में अनरिजर्व के लिए। कैटेगरी 6 जो है आपकी टेक्निकल ऑफिसर की उसमें 1 वैकेंसी OBC की मुंबई में। कैटेगरी 7 जो है टेक्निकल ऑफिसर की उसमें 1 वैकेंसी है हैदराबाद में OBC की, और लास्ट आपका टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 1 जिसमें 1 वैकेंसी है आपकी मुंबई में और वो भी SC कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ए की। तो पहली कैटेगरी जो साइंटिफिक असिस्टेंट ए में उसमें आपकी 2 लोकेशन है। पहली तारापुर जिसमें कि 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व एक OBC के लिए, और दूसरी लोकेशन है कोटा जिसमें 4 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए और एक SC कैटेगरी के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 2 में हल्दिया कोलकाता में 1 वैकेंसी है OBC की, इंदौर चेन्नई में 1 वैकेंसी है OBC कैटेगरी की, और JNPT मुंबई में 1 वैकेंसी है आपकी अनरिजर्व की। साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 3 में काकरापुर में आपकी 1 वैकेंसी आपकी होने वाली है सिर्फ OBC के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 4 आपकी मुंबई में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के, और साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 5 आपकी मुंबई में आपकी 2 वैकेंसी होने वाली है, एक OBC और एक SC कैटेगरी के लिए।
वहीं अगर मैं जूनियर आर्टिजन की बात करूं तो कैटेगरी 1 जो जूनियर आर्टिजन है उसमें 2 लोकेशन होने वाली है। पहली कैटेगरी 1 के लिए कायगा में 2 वैकेंसी, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए। वहीं कोटा में आपकी 10 वैकेंसी होने वाली है, 4 अनरिजर्व, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, 2 एससी और 2 एसटी। जूनियर आर्टिजन कैटेगरी 2 में आपकी एक वैकेंसी कलकत्ता में अनरिजर्व के लिए, वाइजैक में एक वैकेंसी ओबीसी के लिए, मारमुआ गोवा में आपकी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, मैंगलोर में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और मुंबई जे एनपीटी और साथ में एमपीटी में आपकी क्या की 2 वैकेंसी होने वाली है, एक अनरिजर्व और एक एसटी कैटेगरी के लिए। अब बात करेंगे जूनियर आर्टिजन कैटेगरी 3 की, तो मुंबई में 2 वैकेंसी, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी के लिए, तारापुर में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, काकरापुर में 2 वैकेंसी, एक अनरिजर्व और एक ओबीसी के लिए, कायगा में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, कोटा में एक वैकेंसी ओबीसी के लिए और कालपक्कम में एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जूनियर आर्टिजन कैटेगरी 4 में आपकी मुंबई में 2 वैकेंसी होने वाली है, एक अनरिजर्व के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। तो ये तो मैंने आपको लोकेशन वाइज बता दिया कि हर कैटेगरी की क्या कितनी वैकेंसी होने वाली है और कहाँ पे क्या है कि लोकेशन होने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की पहले मैं बात करूंगा टेक्निकल ऑफिसर की, जिसमें कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से और उसके बाद क्या है कि उनको वर्चुअल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और सिलेक्शन आपका बेस होगा परफॉर्मेंस और रेलेवेंट एक्सपीरियंस पर। उसके अलावा जूनियर आर्टिजन और साइंटिफिक असिस्टेंट ए में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से और उसके बाद क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की वो आपकी बेस होगी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। यानी जूनियर आर्टिजन और साथ में साइंटिफिक असिस्टेंट एक लिए किसी भी तरह का क्या है कि आपका इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। इसके अलावा जैसे मैं आपको पहले बताया इस रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह की क्या है कि आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं है और ना ही इसमें किसी तरह का क्या है कि रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है 19 अक्टूबर 2020 से, लेकिन घबराने की बात नहीं है, एप्लीकेशन आपकी चलेगी 2 नवंबर 2020 तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 नवंबर 2020 अभी काफी दूर है, तो मेरी आप लोगों को सलाह है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं ही नहीं और जब आप श्योर हो जाएं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और आप एलिजिबल हैं या नहीं तो उसी के नीचे मैंने आपको अप्लाई का लिंक भी दिया। तो अप्लाई के लिंक को टैप करके क्या है कि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए कर सकते हैं सीधा अप्लाई। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो जिसे लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस। और इसी के साथ साथ आप मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज जो है वो कोरा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। पेजेस को फॉलो करने का सीधा सा फायदा ये है कि नौकरियों के अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी क्या है कि उन पेजेस पे करता रहता हूँ पोस्ट। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।